देखते हैं यहाँ पर एक ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। तो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड में पढ़ चुके हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये हम पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम में। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, b को हम रिवर्स कर दें अगर तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, और देन इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो ये हो जाता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो वही सारी चीजें हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। फिर अगर हम b को पलट देते हैं इधर तो माइनस बी, वैसे a को पलट देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो जो ये एक पॉइंट आपको दिखाया गया a क्रॉस बी, तो आप देखो ये कैसे दिखाया गया, डॉट से दिखाया गया, डॉट से दिखाया गया ना। क्यों दिखाया गया, क्योंकि जब आप a क्रॉस बी करेंगे तो a पर फिंगर रखेंगे, बी की तरफ टर्न करेंगे, थंब कैसे जा रहा आउटवर्ड, यानी कि जो ए क्रॉस बी है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी डॉट में, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज देखो कि जो भी ये वेक्टर ए क्रॉस बी है वो ए क्रॉस बी ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है ना, ठीक है, बाहर की तरफ। अब ये वेक्टर अगर आप ए के साथ देखो परपेंडिकुलर, अगर आप बी के साथ देखो परपेंडिकुलर, अगर आप माइनस ए के साथ देखो परपेंडिकुलर, माइनस बी के साथ देखो वो भी परपेंडिकुलर, ए प्लस बी के साथ भी परपेंडिकुलर, और बी ए माइनस बी के साथ भी परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे ये जो ए क्रॉस बी है ये उन सबके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यही तो होगा ना सबके साथ, क्योंकि ये इधर आ गया और बाकी सब इस प्लेन में है। तो ये एंगल आप देख भी रहे ना, कोई भी एंगल देख रहे हैं कितना है 90, और अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। मतलब यहां से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, वो रिजल्ट्स पूछे भी गए हैं और आगे भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो वो रिजल्ट्स क्या हैं कि जैसे अगर आप यहां पर देखें, चाहे हम प्लस ए लें चाहे माइनस ए, मतलब हम कह सकते हैं एक पॉइंट क्या है, पहले देख लो फिर नोट कर लेना कि जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है वो प्लस ए और माइनस ए दोनों के परपेंडिकुलर है, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, दोनों जरूरी थोड़े एक साथ लेना है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो ए क्रॉस बी है इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा चाहे प्लस ए के साथ चाहे माइनस ए के साथ, वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ एक बार पूछा भी गया था जिसमें ऐसे ही दिया गया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमने डाल भी दिया है सेल्फ इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे ए क्रॉस बी, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लस माइनस बी हो जाएगा, बी के परपेंडिकुलर, बी के प्लस माइनस बी के परपेंडिकुलर, यहां पर वो भी हमने चेक कर लिया कि ये बाहर की तरफ होगा तो ये बी और माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप यहां पर देखें क्या मिल रहा है आपको, दैट इज ए क्रॉस बी इज, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अगेन 0 हो जाएगा प्लस माइनस बी के साथ, ठीक है। ऐसे आप देखो यहां पर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए प्लस माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी के साथ भी ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है और ए माइनस बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो फिर इन दोनों का भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0। ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0। कुछ भी इसमें रटने वाला है नहीं, आपको एक बार समझा दिया गया, अब आपके दिमाग में रहेगा कि आपको यहाँ पर जो बताया, ये कोई ऐसे फार्मूले थोड़े कि हमें रटना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ए क्रॉस बी देख रहे हैं तो वो जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन में, मतलब ए या बी या उसके प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे सबके साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, और अगर सबके साथ 90 डिग्री का एंगल है तो उसका किसी के साथ भी जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो क्या आएगा 0। नोट कर लेंगे। नोट कर लिया आपने।
सभी का? आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर, अच्छा ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव था वैसे वेक्टर प्रोडक्ट भी, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो आपको बस समझना है। जैसे आप यहां पर देखो ए क्रॉस लिखा हुआ है, यहां पर ए क्रॉस बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब तो हमें पता ही है कि हम दोनों के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी और फिर प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे लिख दिया गया। लेकिन आप देखो नीचे क्या लिखा गया, बी प्लस सी को पहले लिख दिया गया और ए को बाद में लिख दिया गया, बी प्लस सी क्रॉस ए। तो आप देखो यहां क्या लिखा गया, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए, और सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी क्रॉस ए। ध्यान देने वाली बात क्या है, सीक्वेंस। आप देखो हम ध्यान किस पर देंगे, हम इस पर नहीं देंगे मल्टीप्लाई कैसे किया था। मल्टीप्लाई तो जैसे अलजेब्रा में किया जाता है ना वैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिखा होता, यहाँ पर x प्लस वाई लिखा होता, तो हम क्या लिखते, 2x प्लस 2y, यही तो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, लेकिन ये पढ़ रहे हैं हम वेक्टर अलजेब्रा, तो इसमें डायरेक्शन की बात है। तो अगर यहाँ पर a पहले है और फिर b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो हम चाहे a इंटू बी लिख देते, चाहे b इंटू ए लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन की बात, तो हम पीछे समझ चुके हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों अलग अलग बातें। a क्रॉस b की डायरेक्शन, b क्रॉस a की डायरेक्शन अलग है। तो अगर a पहले है और उसको क्रॉस लिख रहे हैं किसके साथ, b के साथ, a क्रॉस b, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, a क्रॉस b, तो यहां हम अगर b क्रॉस a लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर प्लस a क्रॉस c, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a क्रॉस c, ठीक है। तो यहां पर a क्रॉस b, a क्रॉस, अब इसमें देखो, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे a को b के साथ, तो b पहले है और a बाद में, तो देखो क्या लिखा गया, b क्रॉस a, और फिर यहां क्या लिखा गया, c क्रॉस a। मतलब हमें सीक्वेंस पर ध्यान देना है। हम यहां पर a को c से मल्टीप्लाई करें और लिख दें a क्रॉस c, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है c क्रॉस a और a क्रॉस c दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, डिफरेंट डायरेक्शन होंगी। बात समझ में आ गई ना। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हम a डॉट b लिख रहे हैं और या फिर हम b डॉट a लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो होता है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। चाहे a डॉट b लिख दो, चाहे b डॉट a लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने a क्रॉस b लिखा है तो क्या आप इसको b क्रॉस a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। बात क्लियर हो गई। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कभी भी, तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना, अगर a पहले है क्रॉस फिर b, तो a क्रॉस b, a क्रॉस c ऐसे लिखेंगे, और अगर इधर a है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्रॉस a एंड c क्रॉस a लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट भी होता है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, ठीक है। आई जे और के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका हमें वेक्टर प्रोडक्ट यहां पर देखना है क्या हो जाएगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें भी 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले हम लोग देखें आई क्रॉस आई करके, तो आई क्रॉस आई जब करेंगे तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 इंटू 1 और इंटू साइन थीटा, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा ना। तो 1 इंटू साइन 0, और यहां पर एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे ऐसे कोई भी n का, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता ही होता है यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ करने का मतलब तो है नहीं, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 क्या होता है, 0। तो आप यहां पर देखो i क्रॉस i की वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i क्या था, 1 था, और i क्रॉस i क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपको यहां पर पता चल गया कि सेम वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0। इसका मतलब हम साथ में लिख सकते हैं सबको, i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी समझ लें, फिर साथ में लिख लेना। दूसरा पॉइंट क्या था कि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि सेम का 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में और डिफरेंट का 0। यहां पर सेम का क्या है, 0, लेकिन यहां डिफरेंट का 1 नहीं होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसका उल्टा ही चलेगा, यहाँ डिफरेंट का 1 नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है ये हमें देखना है। यहाँ पर डिफरेंट अगर आई को जे के साथ, जे को के साथ करेंगे तो हमें कैसे लिखना है उसके लिए एक तरीका है। वो तरीका क्या है, जैसे हम यहाँ पर अभी लिखना नहीं कुछ, पहले देख लो। एक हमने यहाँ पर सर्कल बनाया और इस सर्कल के ऊपर लिख दिया आई कैप, यहाँ पर लिख दिया हमने जे कैप और यहाँ पर लिख दिया हमने के कैप। ठीक, एक सीक्वेंस में आई जे एंड के ऐसे हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आई क्रॉस जे, डिफरेंट का करना है, आई क्रॉस जे की वैल्यू लिखनी, फिर जे क्रॉस के की वैल्यू आ जाएगी आई और जे, फिर यहाँ पर आ जाएगा जे क्रॉस के, ये भी हमें चाहिए, और डिफरेंट का, और देन हमारे पास आ जाएगा के क्रॉस आई, ये हमें चाहिए। तो आप जब यहाँ पर कोई भी चीज देखेंगे और इधर हमें जैसे मान लिया आपको और सीक्वेंस क्या मिलेंगे, आई क्रॉस के मिलेगा, ठीक है, ये देखना है आपको क्या होगा, या फिर के क्रॉस जे भी हो सकता है, और या फिर जे क्रॉस आई हो सकता है, क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको इतने प्रोडक्ट्स की वैल्यू चाहिए। अब इसमें तरीका क्या है कि आप जब दो का प्रोडक्ट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी वो उसके जो आगे आएगा उसके बराबर होगा। मतलब जैसे आई क्रॉस जे है तो उसके आगे क्या आ रहा है, के, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। फिर जे क्रॉस के, उसके आगे क्या आ रहा है, आई, तो हम यहां लिख देंगे आई। फिर के क्रॉस आई, क्या आ गया, जे, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, जे। समझ गया ना कि अगर आप यहां पर आई क्रॉस जे लिखते हैं तो के, जे क्रॉस के लिखते हैं तो आई, के क्रॉस आई लिखते हैं तो जे, इस तरीके से हम लिख देंगे। आई क्रॉस के, अब देखो जब हम आई क्रॉस के करेंगे तो भी उसके आगे जो होगा वही हमें लिखना है, लेकिन अब की एक डिफरेंस है, पहले हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे थे, अब उल्टा जा रहे हैं। आई क्रॉस के तो हम अपोजिट जा रहे हैं, तो जब अपोजिट जाएंगे तो साइन भी अपोजिट रहेगा, जैसे यहां पर प्लस था तो वहां माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम आई क्रॉस के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस जे लिखेंगे, ना कि जे, ठीक है। फिर के क्रॉस जे, माइनस आई रहेगा वही, बस माइनस साइन लगा देना है, माइनस आई, और ऐसे ही जे क्रॉस आई माइनस के कैप, नोट कर लो वहीं पे पूरा। नोट कर लिया ना सभी ने। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, तो वैसे हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि अगर सेम है तो उसका 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर डिफरेंट है तो हम कैसे करेंगे वो हमने पता कर लिया। अब इसके बाद जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में ए और क्रॉस बी, ए डॉट बी निकाला था, ठीक है, कि ए अगर आई जे के फॉर्म में दिया गया, बी दिया गया है, तो कैसे हम ए डॉट बी निकालते हैं। तो वैसे ही यहां पर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और आपको निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है ज्यादा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट थोड़ा आसान होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा वही हमें देखना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको निकालना क्या है, आपको ए क्रॉस बी चाहिए या बी क्रॉस ए चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस होता है, याद रखना पड़ेगा आपको फार्मूले में। जैसे अगर टॉर्क निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है या एफ क्रॉस आर होता है, तो उसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट करेंगे कि पहले कौन सा है। तो अगर मान लिया आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन आपके दिमाग में आ गया नहीं एफ क्रॉस आर, तो आप अगर एफ क्रॉस आर निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कुछ और नहीं होगी, उसका साइन पलट जाएगा। जैसे आर क्रॉस एफ निकालोगे तो वो टोटल माइनस में आ रहे हैं, तो अगर एफ क्रॉस आर निकालोगे तो टोटल वो सब प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहां पर सोचा कि भाई हमें ए क्रॉस बी चाहिए, क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। तो इसके लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरह से लोग बताते हैं, अलग अलग तरह से हो सकता है आपने भी किसी ने पढ़ा हो, लेकिन जो इसका सबसे सही तरीका होता है वो डिटर्मिनेंट मेथड होता है। डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है जिसमें कुछ अलग टाइप की चीजें बताई जाती हैं, प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस, बट हमें उन सब चीजों पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व का प्रोसीजर समझना है क्या है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्यों होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं,
हम लोग सीधे उसके प्रोसीजर को ही समझ लें, क्योंकि और कुछ हमें चाहिए नहीं यहाँ पर। तो डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो ऐसे बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जैसे मॉड बनाते हैं वैसे यहाँ पर। फिर आपको यहाँ करना क्या, अब आपने देखा ए क्रॉस भी निकालना है, तो सबसे टॉप पर आप लिखेंगे यहाँ पर आई, जे और के। यहाँ पर हमने लिखा आई, यहाँ पर हमने लिखा जे, और यहाँ पर हमने लिख दिया के कैप, ठीक है, सबसे टॉप पर हम ये लिखेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमने देखा यहाँ ए पहले लिखा हुआ है, तो ए के जो मल्टीपल्स हैं विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसके नीचे लिखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे A1, जैसे यहां पर हमने लिख दिया I, फिर यहां लिख दिया J और यहां लिख दिया K, एंड देन यहां पर क्या है, A पहले लिखना है, तो हमने यहां लिखा A1, यहां लिखा A2, यहां पर लिख दिया A3, ठीक है। फिर B लिखना है, हमने यहां पर लिख दिया B1, B2 और B3। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इसमें कुछ ज्यादा समझने नहीं था, तो वही तुम्हें जल्दी समझ में आ जाता है। तो अब यहां पर इसके आगे हमें क्या लिखना है, आप आगे लिख लेना चाहें, हम यहां नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहां पर एक ब्रैकेट बनाना है और उसके बाहर लिखना है आई, फिर माइनस साइन बनाना है, ब्रैकेट बनाना है, उसके बाहर लिखना है जे, और फिर प्लस, और उसके बाहर लिखना है के, ठीक। यहां तक क्लियर सभी को। इसमें अगर आप देखें तो इतने पार्ट में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इतना पार्ट जैसे हमें ए क्रॉस बी करना है, इतना काम आप बिना कुछ सोचे समझे करते चले जाओ, क्योंकि इसमें कुछ आपको करना नहीं, जस्ट डायग्राम यहाँ पर मतलब ये मॉड बनाना है और आई जे के लिखना है। पहले ए देखा, ए के मल्टीपल लिख दिया, फिर बी देखा, बी के मल्टीपल लिख दिया, एंड देन 3 ब्रैकेट बनाए, प्लस माइनस प्लस आई जे एंड के, ठीक। ये काम हर एक क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस का सीक्वेंस है, प्लस प्लस का भी सीक्वेंस बना दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ उल्टा करना पड़ता है। तो हम लोग एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन जो भी है, जो सबसे इजी रहती है, वही हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना या ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट आपने इतना काम यहाँ तक कर लिया, प्लस माइनस प्लस आई जे एंड के। फिर आगे आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे पहले देखना है कि यहां पर आई का मल्टीपल लिखना है, तो आप यहां पर आई को क्लोज कर लेंगे, आई के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है तो उनको क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई को क्लोज कर देंगे। आई क्लोज करने का मतलब अपनी आई नहीं, यहां आई के नीचे जो लिखा हुआ है उसको क्लोज करना है। तो इसको हमने क्लोज किया। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो आपने लिख लिया ना यहाँ पर आई जे के। तो आप जब इसे क्लोज करेंगे तो आपको ये 4 चीजें दिख रही। अब इन चारों में से आपको यहां पर लिखना है प्रोडक्ट कैसे, आप 4 में जो सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है, जैसे सबसे पहले यहां पर कॉर्नर पर जो फर्स्ट कॉर्नर, यहां से आपको स्टार्ट करना रहता है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा यहां पर A2 B3, फिर आप माइनस साइन लगा दो और फिर इसे मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर क्या आएगा B2 A3, तो यहां पर हमने लिख दिया B2 A3। इतना समझ में आ गया ना कि आपको जिस भी यहां पर यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लिखना है, मतलब उसका जो मल्टीपल लिखना है यहां पर, उस मल्टीपल को लिखने के लिए आप उसके नीचे के जो मल्टीपल्स लिखे गए उनको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर आपको ये 4 नंबर्स दिखेंगे, 4 में जो पहला कॉर्नर है वहां से आपको प्रोडक्ट करना है। तो यहां से आपने प्रोडक्ट किया, इसे प्रोडक्ट किया, बीच में साइन लगा दिया माइनस का। अब ये यहां देखने में तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे मान लिया 2 होता है, यहाँ 3 होता है, सीधे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, 2 इंटू 3 6, माइनस लगा दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 इंटू 2 मान लिया लिखा है, या 6 इंटू 4 लिखा, उसको यहाँ पर रख दिया, तो वो आसान हो जाएगा बहुत। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने नंबर्स नहीं लिए हैं, हमने जस्ट एक लेटर्स ले रखे हैं, तो इस तरीके से हमने ले लिया यहाँ पर। ऐसे ही आगे करते जाएंगे। अब जैसे जे लिखना है आपको, तो जे लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जे के नीचे जो है उसको क्लोज कर देंगे। अब आपको फिर 4 दिखेंगे ना, जब आप यहां पर जे को क्लोज करेंगे, ठीक है, ये अगर क्लोज कर दो तो ये दिख रहा है ना आपको A1 B3। अब इस पे जो लिखा वो मत पढ़ो, इस पे कोई लिखा भी नहीं, नोट लिखा है A1 B3 B1 A3, ठीक है। तो आपको स्टार्ट हमेशा वहीं से करना है जो पहला कॉर्नर है, इसमें यही चीज फिक्स है, इसीलिए प्लस माइनस प्लस का सीक्वेंस बताया कि आपने ये बीच वाले को छोड़ दिया, ठीक है, इसे क्लोज कर दिया। अब आपको ये दिख रहा है, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे A1 B3 और B1 A3, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने ऐसे मार्क बना दिया है, और फिर यहां पर आपने लिख दिया
A1 B3 और माइनस B1 A3। एक दो तीन क्वेश्चंस में हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, सब याद हो जाएगा आपको। ऐसे जरा K का बताओ क्या लिखेंगे? A1 B2 माइनस, बस सिंपल है। जब आपने K को क्लोज किया तो आपको फिर ये 4 दिखेंगे। अब 4 दिखेंगे तो आपको पहले कॉर्नर से स्टार्ट करना है, A1 को B2 से, B1 को A2 से। तो यहां पर हमने लिख दिया A1 B2 एंड माइनस B1 A2। तो समझ लेते हैं इससे पूरा। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें जब 2-3 बार आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये भूलेगा नहीं, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। बाकी और भी तरीके होते हैं, बट ये मुझे लगता है इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती है प्लस माइनस की, आप भूल जाएंगे, आप गड़बड़ कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो आसान रहता है, क्योंकि कुछ चीजें पहले से क्लियर हैं कि हम पहले आई जे के लिखेंगे, फिर ये चीजें लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट बना लेंगे, फिर इतना काम हो गया। फिर सिर्फ ध्यान देकर आपको मल्टीपल्स को लिखना है। तो आपने इतना सब करने के बाद फिर ये जो मल्टीपल है इसी को लिखते समय बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप जैसे अगर आई का मल्टीपल लिख रहे हैं तो इसको आपने क्लोज किया A2 B3 B2 A3। तो A2 B3 पहले लिखना है आपको, देन पहले साइन लगाना है और देन प्रोडक्ट करना है। पहले प्रोडक्ट मत करना, पहले साइन जरूर लगा लिया करना। मतलब ये हैबिट में बना लो कि A2 B3 लिखा फिर साइन लगा दिया और फिर आपने B2 और A3 को मल्टीप्लाई किया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार माइनस वाला प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे आपने यहां माइनस नहीं लगाया और इन दोनों को प्रोडक्ट किया और इनका प्रोडक्ट आ गया -6, तो आप यहां लिख देते हैं -6, जबकि होना क्या चाहिए प्लस, क्योंकि माइनस तो पहले से लगा हुआ है। तो अगर पहले से माइनस लगा लेंगे तो जब आप यहां -6 रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस करके आपने 6 लिख दिया। तो इसलिए जब भी आप ये वाला पहला वाला प्रोडक्ट लिखें तो उसके बाद माइनस तुरंत लगा दो और फिर अगले प्रोडक्ट पर जाओ, ठीक है। बस ये करने का तरीका रहता है कि आपसे गलती ना होने पाए। बाकी तो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो तुरंत गलत हो जाता है ना। तो कैलकुलेशन में जब भी करो तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करके कैलकुलेशन करो, चाहे यहां करो चाहे फिर एग्जाम में करो आप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर देखते हैं एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए और कह दिया गया ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, मान लिया एक वेक्टर आपको ए वेक्टर दे दिया गया कुछ भी आई जे के फॉर्म में, और ऐसे बी वेक्टर आपको दे दिया गया, कह दिया गया ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड के फॉर्म में है, तो उस ट्रायंगल का एरिया बताओ। या फिर ये दोनों वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स के फॉर्म में है और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार की दो साइड्स हैं और आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। ये भी एक क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जिसमें आपको ये साइड नहीं दी जाएंगी, बल्कि कहा जाएगा ये दो डायगोनल्स हैं किसी पैरेललोग्राम के। डायगोनल मतलब ये वाले डायगोनल, ठीक है। तो आपको एरिया बताना है क्या होगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, तो वही हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तो आप पहले यहां पर इस चीज को देख लो, पहले हम शॉर्ट में से समझा देते हैं, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, और कुछ करना नहीं इसमें। तो हम ये डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहां पर कि जैसे ये जो दिया गया है यहां पर, ठीक है, पूरा जो डायग्राम दिया गया है, तो इसमें हमने देखा कि एक वेक्टर ये दिया गया है ए, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया यहां पर, और दूसरा ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया जैसे पैरेललोग्राम बनता है। अगर हम इस वाली लाइन को यहां पर ऐसे मिला दें, ठीक है, तो फिर ये पैरेललोग्राम दो बराबर भागों में बट गया ना, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये कॉमन है। तो जैसा ट्रायंगल इधर दिख रहा है वैसा ही ट्रायंगल हमें उधर दिख रहा है। तो अगर हम इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर इस ट्रायंगल की ये दो साइड्स हैं यहां पर, तो हम इस ट्रायंगल को भी एरिया मतलब ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं और डबल करके उससे बनने वाले पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, वही सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पर बेस तो हो गया ए, अब हाइट क्या है? हाइट हमने बताया था कि अगर आप बेस इसे ले रहे हैं तो उसके सामने के पर जो वर्टेक्स है वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वही क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, दैट इज एच।
तो अगर ये साइड बी है, ये थीटा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, जब परपेंडिकुलर डाला है तो परपेंडिकुलर में ये 90 डिग्री तो होगा, तो थीटा के सामने का कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। तो आप इतना ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी यहां पर है और ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने का जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये इसका क्या होगा, साइन कंपोनेंट, मतलब बी साइन थीटा। तो हम लोग पहले से जानते हैं अंडर ग्रेविटी से, बी साइन थीटा। अब यही हाइट हो गई यहां पर, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ बेस, बेस क्या हो गया ए, और हाइट क्या हो गई बी साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब आप देखो ये जो ए बी साइन थीटा है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, पीछे पढ़ चुके हैं ना हम लोग, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को ही तो हम ए बी साइन थीटा बोलते हैं। तो इसका मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लें, और वो निकालना अभी तो हम सीख रहे थे। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर आई जे और के फॉर्म में दिए गए हैं और कहा गया है कि वो एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। लेकिन अगर उसने कहा पैरेललोग्राम, अगर ये दोनों साइड एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया, तो हमें पता है, हमने अभी इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, और हमने अभी क्या समझा था, इसी को डबल कर देंगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा, यही तो समझा था ना, क्योंकि जितना ट्रायंगल है इतना ट्रायंगल है। तो इसका मतलब अगर हम इसको डबल करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डबल करने पर क्या बचेगा, ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर उसने कहा ए और बी दो पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, तो फिर हम ए क्रॉस बी कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो सिर्फ ट्रायंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई ना सभी को, यही यहां पर सब लिख दिया गया है, यहां पर देखो वही सारी चीजें यहां पर लिखकर आपको बता दी जा रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, जो वहां पर ट्रायंगल बन रहा था, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस वहां पर कितना है, ए के बराबर, ठीक है, और हाइट कितनी है, बी साइन थीटा के बराबर, तो वही लिख दिया गया। इसी को लिख दिया गया हाफ ए क्रॉस बी, क्योंकि हम ए बी साइन थीटा जो है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही आ गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, वो जो पूरा पैरेललोग्राम दिख रहा था आपको, तो वो यहाँ पर पी क्यू आर एस का, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो पी क्यू एस ट्रायंगल है उसका जस्ट डबल। तो जब डबल करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल था उसका जो एरिया है वो क्या है, हाफ ए क्रॉस बी, और ये जो पूरा पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या है, ए क्रॉस बी, उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको जरूरत पड़ने पर आप वेक्टर की तरीके से भी लेते हैं, कुछ जगह पर रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें इसको वेक्टर की तरीके से ट्रीट करने के। जैसे जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर हम एरिया लेते हैं, तो एरिया हमें वेक्टर फॉर्म में लेना होता है। फ्लक्स वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं ना, गॉस लॉ, फ्लक्स वगैरह सारी चीजें, तो एरिया एज अ ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे कई जगह पर हम एरिया को एज अ वेक्टर लेते हैं, लेकिन वेक्टर लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, और वो क्या है, वो ये है कि उसका डायरेक्शन किधर लेंगे। तो एरिया को हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं विद इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउट ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और साथ में बाहर की तरफ लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, ठीक है। एरिया कैन बी टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी with its direction perpendicular to the surface या perpendicular to the plane and out of plane। ये out of plane का मतलब क्या है वो भी हम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो perpendicular तो हमें समझ में आ गया, 90 डिग्री पर होना चाहिए, और out of the plane का मतलब क्या वो समझ लो। कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ क्या कह दो, मतलब एक जगह ऐसी आपके लेवल में है जहां पर एरिया को लेने के लिए आप आउटवर्ड डायरेक्शन नहीं लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा उसके लिए एक रूल बनाना पड़ता है हमें करंट के अकॉर्डिंग। ये आता है मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क, तो वहां पर थोड़ा सा इसमें बदलाव होता है, बाकी कहीं नहीं, बाकी सब कहीं इसी के हिसाब से ही हम लोग लेंगे। मतलब इसका क्या है, आप देखो यहां पर, जैसे यहीं पर ऐसे दिखा देते हैं, मान लिया यहां पर हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, इसका यूज भी आगे आएगा, ऐसे सिलेंडर बनाया हमने, तो सिलेंडर में अगर आपको एरिया लेना है
तो परपेंडिकुलर, जैसे ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस ये हो गया, तो अब अगर आपको एरिया लेना है तो कैसे लेंगे, जैसे इस सरफेस का एरिया लेना है तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ऐसे आपको यहां पर लेना है एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। अगर हमें इसका लेना है तो हम इधर की तरफ लेंगे, बाहर की तरफ, मतलब जैसे हम इधर से देखेंगे तो अपनी तरफ आपको लेना है, इधर से देखेंगे तो अपनी तरफ लेना है, ये नहीं कि इसका एरिया अगर इधर है तो इसका भी उधर ही हो जाएगा, इसका इस साइड में हो जाएगा एरिया, और ऐसे ही यहां पर जैसे एरिया वेक्टर इस टाइप से हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ भी ऐसे डैश लगा दिया क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएंगे तो थोड़ा सा वेक्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जो ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व सरफेस का किसी एक डायरेक्शन में तो दिखा नहीं देंगे, तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लेते हैं। जैसे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया तो इस एलिमेंट का एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, जैसे बॉटल है, तो बॉटल में अगर हम इस सरफेस का एरिया देखें तो इस सरफेस का एरिया हम देखेंगे इधर बाहर की तरफ, ठीक है, लेकिन अगर ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया आपको देखना है तो इसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे, जैसे इतना पार्ट हमने ले लिया तो इसका एरिया इधर की तरफ, इधर का पार्ट लिया तो इसका एरिया इधर, मतलब रहेगा कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर और हमेशा बाहर की तरफ लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना सभी को। तो इस तरीके से हम लोग एरिया को वेक्टर की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पर भी एक क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर एक एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हमने डाल दिया है इसी वाले पॉइंट पर, बाकी इसको हमें यूज भी करना रहता है। तो ये क्लियर हो गया ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बताता है वो हमने देख लिया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन अभी हमने और बताया था कि मान लेते हैं यहां पर, इसकी नेमिंग कर देते हैं, कुछ शायद वहां पर भी नेमिंग नहीं होगा, लिख लेंगे पी क्यू आर एंड एस। मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, जिसके दो कॉन्सेक्यूटिव जो साइड्स हैं उनको दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, ए और बी से, और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो आपको यहां पर इसका एरिया बताना है। तो अगर आपको ए और बी दिया जाए तब तो आपके लिए आसान है, क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अगर उसने ए और बी नहीं दिया, उसने D1 और D2 दे दिया कि इसका एक डायगोनल D1 है, दूसरा डायगोनल D2 है, अब आप एरिया बताओ। तो अब जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम चाहते तो यहां पर हम उसका फॉर्मूला लिख देते, आगे बढ़ जाते, लेकिन हम यहां पर उस चीज को डिराइव करके आपको दिखा रहे हैं। उसका एक बेनिफिट ये है कि आपको एक तो फार्मूला कहां से आया वो आपको पता चल जाएगा, दूसरा आपको जो वो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव वाला एक सेक्शन आया था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो हम सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, वो भी थोड़ा सा आपको करने में आसान लगेगा, फिर समझ में आ जाएगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए हमने ये जगह छोड़ दी कि यहां पर हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो जैसे हमें ये पता है कि जो ये डायगोनल D1 है, इसको अगर हम पैरेललोग्राम के बेसिस पर जाएं तो D1 को क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे या a माइनस बी, क्या लिखेंगे, D1 को ना, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे D1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और D2 को क्या लिखेंगे, और D2 हो जाएगा यहां पर a माइनस बी। ये हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं कि जो हेड हेड को मिलाएगा वो हो जाएगा D2, तो ये जो D2 है वो हो जाएगा a माइनस बी। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग यहां पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, D1 क्रॉस D2, देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग यहां करने जा रहे हैं D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2, a प्लस बी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जैसे D1 पहले था तो D1 को पहले लिखा है, ये नहीं कि यहां पर D1 क्रॉस D2 लिख रहे हैं, यहां a माइनस बी पहले लिख दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। D1 पहले लिखा है तो a प्लस बी पहले लिखेंगे। अब आपको इसका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना है कि सीक्वेंस हमारा गड़बड़ ना होने पाए। तो जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं करेंगे वैसे ही, पहले a को हम करेंगे इस a के साथ, ठीक है, और देन a को हम करेंगे b के साथ प्रोडक्ट। तो पहले करके इतना रख लेते हैं। तो a क्रॉस a क्या होगा, जीरो होगा, और क्या होगा, a क्रॉस a तो जीरो होगा ना, हो गया जीरो।
ए क्रॉस ए। हैंग करने से याद आया, दूसरा बोर्ड फिर आ गया। अब देखो, हो सकता लग जाए इसी जन्म में। तो ए क्रॉस ए जो है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। जैसे अभी आई क्रॉस आई बताया गया था जीरो, तो उसके बेसिस पर याद रखो ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, कुछ भी है वो जीरो ही होगा सेम का, क्योंकि यहां पर ए लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना, यहां पर ए लिखेंगे और फिर आप क्या लिखेंगे यहां पर? साइन जीरो, क्योंकि दोनों अगर वेक्टर सेम हैं तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। ये हम लोग पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशंस में आपको बता चुके हैं। और फिर यहां पर कोई भी यूनिट वेक्टर ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि लिखा जाता है तो लिख दिया गया। और इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखो कि सेम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा जीरो। तो अब यहां पर जो आप लिखेंगे ए क्रॉस ए, तो उसकी वैल्यू आएगी जीरो, लेकिन हम एक बार पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसे ए क्रॉस ए, लिखकर हम लोग ऐसे रख लेते हैं यहां पर ए क्रॉस ए। और देन यहां पर क्या आएगा? ए क्रॉस ए के बाद यहां पर फिर ए क्रॉस बी, लेकिन साइन क्या है? माइनस, तो हम यहां लिखेंगे माइनस और लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग बी के साथ करेंगे, तो बी क्रॉस ए एंड देन बी क्रॉस बी करेंगे हम लोग। तो आप देखो यहां पर बी क्रॉस ए, तो यहां प्लस है यहां प्लस है, तो हम प्लस लिखेंगे और क्या लिखेंगे? बी क्रॉस ए, ठीक है। और फिर माइनस और क्या लिखेंगे? बी क्रॉस बी। बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे अलजबरा में करते हैं। अब तुमने अलजबरा में ना किया हो अलग बात है, लेकिन करते वैसे ही हैं पूरी तरीके से। और बस आपको सीक्वेंस ध्यान रखना होता है। अलजबरा में चाहे जो भी पहले आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा। जैसे उसमें ए और एक्स को मल्टीप्लाई अगर करना हो, ठीक है, तो चाहे आप a इंटू एक्स लिख दो चाहे x इंटू ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही बात है। लेकिन यहां पर अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो डायरेक्शन पर प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो सकता है आपका। तो आपको यहां पर सीक्वेंस बस ध्यान रखना, बाकी वैसे ही सीक्वेंस में गए हम लोग। अब यहां पर आप देखो कि a क्रॉस a की वैल्यू हम समझ ही चुके हैं, जीरो होगा, और b क्रॉस b की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो ये तो दोनों हट गए यहां से। अब d1 क्रॉस d2, ये है a क्रॉस b, तो माइनस a एंड क्रॉस b, ये हमने लिख दिया यहां पर। ये है b क्रॉस a, हम यहां पर इतना, जैसे ये सामने आएगा तो आपके दिमाग में इतना आ जाएगा कि अगर हम इसको a क्रॉस b कर दें, माइनस साइन लगा देंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर हम सीक्वेंस बदलते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस a क्रॉस। देखो डॉट प्रोडक्ट में होता तो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों उड़ा देते। लेकिन यहां पर हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इसका सीक्वेंस बदलेंगे भी माइनस हो गया, माइनस माइनस थोड़े काट देंगे, अपोजिट साइन होते तो कट जाते। तो यहां पर ये आ जाएगा टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स ए क्रॉस बी। अब हम लेते हैं दोनों साइड में मॉड, तो जब हम इधर लिखेंगे d1 क्रॉस d2, इसका मॉड, तो मॉड लेने पर माइनस साइन हट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू तो ऐसे रहेगा, माइनस हट जाएगा, और a क्रॉस b का मॉड लगा देंगे, a क्रॉस b। अब यहां से अगर आप देखो तो जो a क्रॉस b है, मॉड ऑफ a क्रॉस b, वो हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, हो जाएगा ना। और जरा बताओ मॉड ऑफ a क्रॉस b को क्या बोलेंगे? कर दी ना वही a क्रॉस b को तो ए बी साइन थीटा बोलते हैं, हमको ही पता है। मॉड ऑफ a क्रॉस b को हम बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। हम एरिया निकाल रहे थे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो इसका मतलब यहां पर हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। मतलब ये हुआ कि अगर आपको
यहां पर दिया होता डायगनल्स दोनों D1 और D2, तो हम क्या करते, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड निकाल के आधा कर देते और वो बन जाता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर आपको A और B दिया जाता तो डायरेक्ट मॉड ऑफ A क्रॉस B कर देते, वो बन जाता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नोट कर लो जल्दी से। टेस्ट की तैयारी कर रहे हो कि नहीं? नहीं, कितने गर्व के साथ बोलते हैं नहीं। टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, क्योंकि उसके दो पर्पज हैं। एक तो जितना हमने बताया था जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो 40% वाला, ठीक है, तो वो आपका फिनिश हो जाएगा इस चैप्टर के साथ में। और दूसरा उसकी तैयारी कर लेंगे तो ये आगे की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, जो भी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि रिपीटिशन हमने बताया था इस टॉपिक के बाद रिपीट होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो रिपीटिशन में नए नई चीजें भी जुड़ेंगी और पुरानी चीजें काफी ज्यादा रिपीट होंगी। तो जो चीजें रिपीट हो उस पर हमारा कमांड होगा, तो जो नई चीजें जुड़ेंगी वो समझ में बहुत आसानी से आएंगी। ठीक है, इसलिए टेस्ट, इस बार का जो टेस्ट है वो बहुत सीरियसली देना। इस संडे को तो है भी नहीं ना, नेक्स्ट संडे को है। तो ये नहीं कि 2 दिन पहले पढ़ लें, अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वो 2 दिन 4 दिन पहले वाली तैयारी वो उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो खाना पूर्ति होती। अभी से अगर आप प्रॉपर वे में ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ कर, ये सोच कर कि इसका बहुत ज्यादा आगे यूज होना है, तो फिर उसके बेसिस पर आप उसको पढ़ेंगे, तैयारी वैसे करेंगे आप। ठीक है, तो प्रिपरेशन अपना करते रहो टेस्ट के लिए। नोट कर लिया ना? अब जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो एक टॉपिक है टॉर्क, और इसके बाद एक ये टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों टॉपिक एक्चुअल में, ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कराए जा रहे हैं ये वेक्टर में ही, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ रोटेशनल मोशन में नहीं होती, इन दोनों की रिक्वायरमेंट कई जगह पर हो जाती है। कई जगह पर हमें एंगुलर मोमेंटम, इवन हम मैग्नेटिज्म में भी एक जगह पर एंगुलर मोमेंटम का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मोमेंटम और टॉर्क पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। जैसे अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, उसमें भी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। आगे हम लोग जैसे सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, रोटेशन पढ़ते हैं, वहां पर टॉर्क वगैरह आता ही रहता है। ऐसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, वहां पर टॉर्क आ जाता है, किसी डायपोल को जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं। मैग्नेटिज्म में भी डायपोल आता है, तो वहां पर भी टॉर्क आ जाता है। तो बहुत जगह पर इसकी जरूरत पड़ती रहती है। इलास्टिसिटी में टॉर्क आएगा, ठीक है, वहां पर जो है हम लोग पढ़ते हैं, या एसएचएम की कंडीशन जब हम लोग करते हैं तो वहां पर टॉर्क आ जाता है। तो बहुत ही जगह पर टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम का यूज होता रहता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, बट यहाँ पर हम पूरी चीज नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम सिर्फ टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन और जो वेक्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट या पॉइंट हैं वो सिर्फ हमें देखने हैं। बाकी टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन होता है और आगे उसमें और क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे वो रोटेशन में। अभी हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन उसकी क्या है, कैसे उसका फार्मूला होता है और वो कैसे यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें बस हमें देखनी है। ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम रहता है, जिसको 2 डायमेंशन में दिखाया गया है। तो जब 2 डायमेंशन में कोई चीज दिखाई जाएगी और होगी वो 3 डायमेंशन की, तो जस्ट आपको इमेजिन ही करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो एक्चुअल होता है वो आपको दिखता नहीं है, वो आपको इमेजिन करना पड़ता है। जैसे एक्स वाई जेड, जैसे हमने कहा ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर और ये वाई एक्सिस है, सभी को पता है एक्स और वाई के बीच का एंगल, तो आपको दिख भी तो रहा है 90, ठीक है, दिख रहा है ना। लेकिन अगर यहीं पर हम जेड एक्सिस बना दें तो एक्स और जेड के बीच का एंगल क्या 90 दिख रहा है आपको? इमेजिन ही तो कर सकते हैं आपको दिख। अगर हम अभी ऐसे बनाए तो ये एंगल 120 डिग्री भी तो होता है, ऐसे ही कुछ बनाते हैं लगभग लगभग इतना, तो यहाँ पर दिख तो हमें 120 के आसपास कुछ रहा है, ये भी वैसे कुछ दिख रहा है, लेकिन हम बोलेंगे क्या 90, क्योंकि हमें पता है ये एक्स और जेड के बीच का एंगल दिखाया गया। तो जेड ऐसे थोड़े होगा, जेड तो ऐसे होगा ना, तो अगर ये ऐसे है तो एंगल ये 90 होगा। तो ये जस्ट इमेजिन करना पड़ता है, ये एंगल भी 90 है वाई और जेड के बीच, जो कि हम इमेजिन करते हैं। तो दिख सिर्फ हमें एक एंगल रहा है, बाकी 2 एंगल जो 90 डिग्री है वो हमें दिख नहीं रहे हैं, बस हमें उसे इमेजिन करना रहता है कि वो 90 होंगे। तो यही चीज यहां पर डायग्राम में भी रहेगी, क्योंकि डायग्राम में हमें डायरेक्शन भी दिखानी है, एंगल भी दिखाना है, तो सारी चीजें एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कुछ चीजें ऐसे कुछ डायग्राम बनाया गया है
जो कि आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टॉर्क है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। सीक्वेंस याद रखना है, अगर सीक्वेंस आप गड़बड़ करेंगे तो आपको बता दिया गया कहां प्रॉब्लम होगी, साइन में, मतलब अगर आंसर प्लस में आना है तो वो वहां पर माइनस में आ जाएगा। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि एफ क्रॉस आर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो टाउ का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आर एफ साइन थीटा, ठीक है। आर क्रॉस एफ है तो आर एफ साइन थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ठीक है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। और ये कैसे लिखा गया ये हम यहां पर लिख भी देते हैं, जैसे यही चीज है तो ये चीज हम कैसे लिखेंगे यहां पर, आर साइन थीटा और इंटू एफ, और इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख लेंगे, इट इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, जहां आर परपेंडिकुलर क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जैसे यहां तो ऐसे हम लिखते चले गए, लेकिन अब इन्हीं चीजों को हमें थोड़ा सा समझना है यहां पर कि ये दिखाया क्या गया है डायग्राम में, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ा सा यहां पर ऑब्जर्व करो। ये जो डायग्राम यहां पर ऐसे बनाया गया कि कोई भी बॉडी है, सॉलिड यहां पर है, और ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, यहां पर दिखाया गया इस तरीके से, ऐसे ही बॉडी को रोटेट करना है हमें, तो उसके लिए एक फोर्स लगाया गया है, इस लुक बना दिया गया। तो ये क्रॉस क्यों बनाया गया, फोर्स तो ऐसे लगाया लेकिन क्रॉस ऐसे बनाया गया कि ये फोर्स ऐसे नहीं लगाया गया, ये फोर्स है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एफ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि क्रॉस का मतलब है कि अंदर की तरफ होगा। तो आप सोचो कि अगर हम यहां पर ऐसे क्रॉस करके दिखा देते और हम उसके बाहर लिख देते कि ये एफ है, तो बात तो सही है, रिप्रेजेंट हो गया, एफ यहां पर अंदर की तरफ होगा और ज्यादा सही लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, हम फिर एफ और आर के बीच का एंगल आपको कैसे दिखाएंगे, भाई ये तो डॉट बना दिया ना, ये हम बना ही नहीं रहे, हम ऐसे बना रहे हैं, तो ऐसे तो हम आर और एफ के बीच का एंगल कैसे दिखाएंगे आपको, वो दिखाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको ऐसे तिरछा दिखा दिया गया है। तो ये यहां पर जस्ट ऐसे है कि आप यहां पर बस इसे इमेजिन करें कि ये ऐसे नहीं बल्कि ये इधर से ऐसे लगाया गया है, ठीक है, ऐसे जैसे ये मार्कर हमने पकड़ रखा है ऐसे इसको लगाया गया। तो यहां पर ये आर वेक्टर हो गया, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं और ये फोर्स वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है, एक एंगल पर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा के बराबर, ठीक है, आर वेक्टर और इस एफ वेक्टर के बीच का एंगल, और ये बॉडी ऐसे। तो इसको जरा यहां पर देखो, जैसे यहां पर यही ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, तो ये जो बॉडी है, तो ये जो डायरी हमने ऐसे पकड़ रखी है, इसको एक आप एज अ बॉडी एक ट्रीट करें, और ये जो है यहाँ पर जैसे ऐसे पकड़ रखा, तो ये एक्सिस है, ऐसे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया गया, तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हमने ऐसे पकड़ लिया और ये फिंगर जो हमारी है थंब, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब ये ऐसे यहाँ पर घूम सकती है बॉडी, ठीक है। अब ये जो फोर्स है तो ये ऐसे रखी है, अब ये जो फोर्स यहाँ दिखाएगा तो ऐसे दिखाएगा ना, तो ऐसे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी घूमेगी नहीं, तो ये फोर्स ऐसे नहीं, इस पर क्या लिखा गया है, ये इनटू द प्लेन है, यानी कि ये फोर्स अंदर की तरफ होगा, ऐसे ना, ऐसे। तो जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी, इस तरह घूम रही ना, तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसका ऐसे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ गए ना, तो ये वाला जो है लाइन, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी आर वेक्टर को। तो जैसे अगर हम इस लोकेशन पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये अंदर दिखाया गया है यहां पर, मतलब उसका एक पॉइंट दिखा दिया है कि वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया यहां पर। तो ऐसे हम दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स हम कहीं भी लगा सकते हैं ना, जैसे यहां पर ऐसे करके लगा दिया गया फोर्स, तो वो तो हम कैसे भी बना सकते हैं, तो जैसे यहां दिखा दिया गया फोर्स, तो जैसे हम इसमें आपको बनाकर दिखाते हैं, दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये आर है ये एफ है, ऐसे हमने पकड़ रखा है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे पकड़ रखा है यहां पर, तो ऐसे यहां पर देखो ये आर वेक्टर हो गया, और इस लोकेशन पर हमने फोर्स लगा रखा है, ठीक है, इस लोकेशन पर, तो ये ऐसे यहां पर फोर्स दिखाया गया, तो ये एक्चुअल में ये बॉडी ऐसे रखी गई, ठीक है।
तो आप ऐसे इसको इमेजिन करो, ये ऐसे नहीं रखी गई है बोर्ड पर, ये इस तरीके से, और फिर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और इसका इस तरीके से रोटेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये सब कुछ है ऐसे ही, बस इस पॉइंट को आपको इधर इमेजिन करना है, ये पूरा सेक्शन इस साइड में है यहां पर, ठीक है। तो आप यहां पर ये जो फोर्स है F, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इसी डायरेक्शन में हमने लगा रखा है फोर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिधर एक्शन किया गया। तो अभी हमने बताया कि ये हम लगा ऐसे रहे हैं, तो ये अगर देखा जाए यहां पर तो ये ऐसे होगा ना, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो जिधर हम फोर्स लगाते हैं उसे लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे, यानी कि जिधर एक्शन हो रहा है, और उसको हम आगे या पीछे अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप चाहे इसको आगे बढ़ा दो और चाहे आप पीछे बढ़ा दो। इसके ऊपर अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहां से, तो हमने इस लोकेशन से इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, यानी कि 90 डिग्री यहां बनेगा, इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब चूंकि ये आर वेक्टर है, ये एफ, इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जो ये एंगल होता है उसी को तो बोलते हैं ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया आर और एफ के बीच का थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आर, ये थीटा, तो थीटा के सामने का कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और ये हो गया आर परपेंडिकुलर, इसी को हम बोल देंगे। जो आर साइन थीटा है वो क्या है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। तो जो आर साइन थीटा है उसकी जगह पर हमने क्या रखा, आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर जो यहां पर आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं यहां पर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बस आपको यहां पर यही समझना था कि ये जैसे दिख रहा है वैसे आप इमेजिन करो। बस यहां पर आपको इस तरीके से ये पूरा जितना ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, ये लाइन ऑफ एक्शन का पार्ट और ये ट्रायंगल, ये इधर नहीं है, ये कैसे है, ऐसे है, ठीक है। ये फोर्स हो गया और ये इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन हो गई, यहां सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाला नोट कर लो पार्ट आप। नोट कर लिया आपने? अब इसमें आप देखो यहां पर जो टॉर्क है ये आर क्रॉस एफ के बराबर है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आर और क्रॉस एफ है, यानी कि जो ए क्रॉस बी होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है ए क्रॉस बी जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब आर क्रॉस एफ, या हम आर क्रॉस एफ को क्या बोल सकते हैं, टाउ। तो आर क्रॉस एफ या कहते हैं टाउ एक ऐसा वेक्टर होगा जो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जैसे ए क्रॉस बी है, तो अभी तक इसको अलग लिख रहे थे, अभी यहां पर इसका एक पर्टिकुलर कोई सिंबल बना ले हम। मान लो इस ए क्रॉस बी को हमने कह दिया कि इसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख दिया करेंगे, पी। तो वैसे यहां पर है कि एक्चुअल में टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक सिंबल बना लिया गया, क्या, टाउ। तो आर क्रॉस एफ जहां होगा उसको हम टॉर्क लिख देंगे, टाउ। तो अगर आर और एफ पता है तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बताया गया कि ये एक ऐसा वेक्टर होगा टाउ जो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखो यहां पर डायरेक्शन ऑफ टाउ इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, तो इसमें तो कुछ बताना नहीं भाई, जो क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करेंगे। तो आप यहां पर देखो आर, अब आर पर फिंगर रखेंगे आप ऐसे, ये ऐसे रखेंगे, पहली पोजीशन हमारी सही है कि दूसरी, पहली सही है, दूसरी नहीं सही है। जैसे आपने सोचा कि ये आर है और हमारा पाम किधर है, दूसरे वेक्टर की तरफ, तो पहले ये सोचो दूसरा वेक्टर कैसे दिखाया गया, तो पाम तुम्हारा इनवर्ट होना चाहिए ना, समझ गए ना, कि आप अगर ऐसे रखेंगे तो बाद में डायरेक्शन निकालने में आप इसी डायग्राम में डायरेक्शन निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप इस डायग्राम को देख रहे होते हैं, इसकी डायरेक्शन को नहीं। और डायग्राम देखते समय ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आर पर फिंगर रख लेते हैं और एफ की तरफ पाम कर लेते हैं, मतलब उन्हें याद तो रहता है कि पाम उधर करना है,
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड है ना। तो जब इनवर्ड है तो आपको पाम अंदर रखना होगा। तो जब आर होगा और एफ की तरफ आप टर्न करेंगे, थंब कैसे जा रहा है, अपवर्ड, ऊपर जा रहा है ना, इस एक्सिस की तरफ, यानी कि जो टॉर्क है यहां पर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्सिस की तरफ। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर को हम लोग स्यूडो वेक्टर भी बोल देते हैं, स्टार्टिंग में बताया था ना हमने, क्योंकि इधर एक्चुअल में बॉडी का कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो जस्ट उसके रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर जो रोटेशन हो रहा है वो यहां पर एक्चुअल में इस प्लेन में हो रहा होगा, और ये एक्सियल वेक्टर उसके रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन समझ गए ना, करके देखो फिर देखते हैं समझ गए। यहां तो बहुत आसानी समझ में आ जाता है, वहां समझो तुम्हें नीचे समझना है। फिंगर किस पर रखना है, आर पर, तो आर पर फिंगर रखो। और पाम किधर रखना है, इनवर्ड रखना है, तो पाम अंदर की तरफ घुमा दो। ऐसे कहां चले जाओ, आर ऐसे है ना, आर ऐसे है ना, तो आप कलाई किधर रखेंगे, इधर साइड में। ये आर वेक्टर इधर जा रहा है तो एफ ऐसे, आर ऐसे, तो कलाई इधर साइड में होनी चाहिए ना आपकी। तो आप कहीं भी रख दो, मतलब उस लाइन पर रखना है आपको, कहीं भी आप रख दो, आप यहां रख दो यहां पर, ठीक है। चाहे हम आगे बढ़ाकर, क्योंकि हम किसी वेक्टर को आगे या पीछे शिफ्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं डायरेक्शन में, तो हम कहीं पर भी रख देंगे। तो ऐसे रखो हाथ आप। अरे तुम्हारी कॉपी नीचे भाई, तुम ऐसे रखो। हम ऐसे करें तो ऐसे रख रहे हैं सब लोग, कॉपी नीचे है ना, लोग कमाल करते हो। कॉपी तुम्हारी ऐसे है, ठीक है, ऐसे रखी ना तुम्हारी कॉपी। तो तुम्हें अगर हाथ घुमाने में प्रॉब्लम है तो कॉपी घुमा लिया करो ना, कोई जरूरी थोड़ी हाथ ही घुमाना है। तो यहां पर जैसे हमने ऐसे रखा, अब ऐसे हम हाथ ऐसे कर रहे हैं, तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो हमने कॉपी ऐसे कर ली। अब हमने आर पर फिंगर रख लिया ऐसे आराम से, ठीक है ना, कि हम भी ऐसे खड़े हो जाएं इधर की तरफ। मतलब जैसे हमारी तरफ है तो हमने कॉपी को ऐसे घुमा लिया, तो अब आर हमारे सामने आ गया, तुम ऐसे कॉपी घुमा लो, आर सामने आ गया ना। और चूंकि एफ अंदर की तरफ है तो हम रखना चाहते तो हम पाम ऐसे, ऐसे फिंगर्स ऐसे रखते, ऐसे रख सकते थे ना, लेकिन हमें पाम रखना है दूसरे वेक्टर की तरफ। दूसरा वेक्टर किधर है, तो हमने ऐसे घुमा दिया अपना हाथ, ठीक है। तो अब पाम अंदर की तरफ है, आर पर फिंगर है, पाम अंदर की तरफ, फिंगर्स को टर्न करो, ऐसे टर्न। अरे थोड़ा हाथ ऊपर उठा लो दादा, कॉपी के अंदर थोड़े घुस जाओगे, ऐसे ऊपर उठा। अब आप टर्न करो हाथ, थंब कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ सब जाएगा, थंब एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, तो एक्सेल वेक्टर हो गया, यानी कि टॉर्क इधर जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्या हुआ क्लियर कि नहीं, हाँ रिलैक्स हो जाओ, लंबी लंबी सांसें लो 2-3, फिर हम लोग आगे बढ़ते। यहां तक हो गया ना। अब आपको यहां से ये डायरेक्शन निकालना आ गया, डायरेक्शन निकालते समय यही आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जहां भी जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसी टाइप का कोई क्वेश्चन बना दिया गया, उसने मैग्नीट्यूड दोनों में सेम कर दिया, मान लिया 2 ऑप्शन बना दिए, एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, इसीलिए हमने उसको सेल्फुलेशन में डाल दिया, उसको करना आप, उसमें मैग्नीट्यूड 2 में सेम कर दिया गया, और उसने क्या किया, जो ऑप्शंस में डायरेक्शन अलग अलग कर दी, वही सेम मैग्नीट्यूड, एक में लिख दिया आई कैप तो दूसरे में लिख दिया के कैप। अब आपने अगर जरा भी डायरेक्शन निकालने में गलत किया तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम ही रखा है, पता लगा आई की जगह के आ गया, के की जगह आई आ गया, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन निकालते समय आप बस चीजों पर ध्यान दो जो हमने समझाया था। पहले हाथ मत सेट करना शुरू करो, हाथ सेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले जैसे आपको यहां डायरेक्शन निकालनी, पहले आप डायग्राम को देखो, फिर आप सोचो आपको क्या बताया गया। आपको बताया गया था पहले वेक्टर पर फिंगर रखना है और पाम रखना है दूसरे वेक्टर की तरफ। तो आपने पहले वेक्टर को ऑब्जर्व किया कि हमें इसके ऊपर फिंगर रखना है और पाम रखना है हमें दूसरे वेक्टर की तरफ। तो अभी हम हाथ कहीं नहीं सेट करेंगे, अब हम देखेंगे दूसरा वेक्टर कहां है। तो दूसरा वेक्टर हमें दिख रहा है ऐसे, लेकिन उसके ऊपर लिखा गया था क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब हमें समझ में आ गया कि दूसरा वेक्टर ऐसे नहीं, वो अंदर की तरफ। यहां पर वो ऐसे तो सिर्फ दिखाने के पर्पज से दिखा देगा, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसे,
ठीक है, तो इसका मतलब वो अंदर की तरफ है। तो हमने आर पर फिंगर रखा, फिर पाम हमें किधर रखना है, इनवर्ड, अंदर रखा, टर्न किया, थंब कैसे जा रहा है, अपवर्ड, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। एक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखते हैं टाउ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसीलिए टाउ को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। टाउ दोनों के ही परपेंडिकुलर है, अभी आपको समझा दिया था ना, दोनों के परपेंडिकुलर, आर के भी और एफ के भी, क्योंकि हमने अभी समझा कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट हैंड थंब रूल में जो हमने सीखा। तो इसका मतलब आर क्रॉस एफ का है, या हम कहते हैं टाउ। टाउ एक ऐसा वेक्टर है जो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब ये जो लिखा है सो, उसके आगे लिखेंगे टाउ डॉट आर is equal to 0 and tau dot f is equal to 0. Tau dot r is equal to 0 and tau dot f is equal to 0। AIEEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये वाला। तो उसमें ऐसे उसने 4 ऑप्शंस बना दिए थे कि जो tau dot r है 0 और tau dot f 0 एक ऑप्शन में, दोनों दूसरे ऑप्शन में लिख दिया दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, एक ऑप्शन में लिख दिया ये 0 है और ये नॉट इक्वल टू 0, एक में लिख दिया ये नॉट इक्वल टू 0 और ये 0। ऐसे करके उसने 4 ऑप्शंस बना दिए। तो हमें पता है कि दोनों ही 0 होंगे, टाउ डॉट आर भी और टाउ डॉट एफ भी, ठीक है। जैसे कोई बॉडी स्टेशनरी रखी थी, रुकी हुई बॉडी थी ये, फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। तो जब हमने फोर्स लगाया यहां पर, तो हमने वो फोर्स ऐसे लगाया था, तो ऐसे लगाया तो ये बॉडी ऐसे घूमना स्टार्ट कर दी, ऐसे, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो, जब हमने राइट हैंड पाम रूल लगाया तो हमने आर रखा और एफ इस साइड में है, तो हमने अंदर रखा था ना पाम, तो ऐसे रखा, तो हम फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं। तो फिंगर्स का रोटेशन और फोर्स लगाने पर बॉडी का रोटेशन सेम ही हो रहा है ना, ये भी ऐसे जा रही और फिंगर्स भी ऐसे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है फिंगर्स के रोटेशन के हिसाब से मूव करेगी, जबकि उस पर आप राइट हैंड पाम रूल लगा रहे होंगे। बॉडी विल रोटेट इन अकॉर्डेंस विद द रोटेशन ऑफ फिंगर व्हाइल अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो बॉडी का रोटेशन फिंगर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी थी और आपने क्या किया, फोर्स लगाया। तो जैसे फोर्स लगाएंगे उसी के हिसाब से टॉर्क जनरेट होगा, तो जैसे फिंगर्स रोटेट करें वैसे ही बॉडी का रोटेशन होगा, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये जितने भी पॉइंट थे वो सब आपको क्लियर हो गए, तो उसी के बेसिस पर हम लोग इन पॉइंट्स को भी समझ सकते हैं बहुत आराम से, एंगुलर मोमेंटम को, एल को, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज नहीं यहां पर है, बस वो बॉडी यहां से हटा दी गई। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम हम लोग रिजिड बॉडी के लिए भी निकालेंगे, उसके लिए भी यूज करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही यहां पर दिखाया गया है। जैसे आप यहां पर देखो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो अब ये ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो ये अगेन ऐसे मूव कर रहा है यहां पर, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके परपेंडिकुलर है। लेकिन अब बोर्ड पे दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, जैसे बोर्ड पे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर हम सामने से दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम साइड से दिखाएं, जैसे यहाँ पर कोई बॉडी ऐसे घूम रही, अब उसको हमें यहाँ बोर्ड पे दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे तो दिखाते हैं, और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे जो प्लेन होगा उसमें वो ऐसे घूम रही होगी, तब हम उसको ऐसे दिखा देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। देखो सब इमेजिनेशन का खेल है, यहाँ पर कई जगह पर फिजिक्स में इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जब आपको इमेजिन करना पड़ता है कि कैसे यहाँ पर हो रहा है, उसको दिमाग में डायग्राम बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, ये आपके लिए आगे भी बहुत जरूरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, आजकल इमेजिनेशन पावर ही खत्म हो गई, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये तुम्हारा मोबाइल। इसीलिए जो मोबाइल होता है या जो एनिमेटेड स्टडी होती है, एनिमेशन से कर करके तुमको दिखाते हैं, वो सब बकवास होता है। जैसे आपको जब भी जो चीज सोचनी है उसका इमेजिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए ना, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे वो हो रहा है, ना कि तुम्हें हर जगह स्क्रीन लगा के तुम्हें दिखाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले जैसे जब हम लोग थे छोटे, मोबाइल था ही नहीं, सब कुछ इमेजिन ही करना पड़ता था। जैसे बाबा कहानी सुनाते थे कि एक नदी बह रही, तो हमने इमेजिन, अच्छा नदी बह रही, उसके बगल में एक जंगल था बढ़िया सा, तो जंगल भी इमेजिन हो गया, उसमें बहुत सारी परियां रहती थी, अपने अपने हिसाब से इमेजिन कर लिया, ठीक है।
लेकिन तुम्हारे सामने क्या है? अच्छा परी, गूगल, PARI, परी, बहुत सारी परियां आ गई खुल के। तो अब तुम्हें इमेजिन तो कुछ करना नहीं है, तुम जस्ट वहां पर सब कुछ देखने की आदत डाल चुके हो। और ये जो देखना है, हर चीज को देखने की आदत, ये बहुत गलत होती। एनिमेशन जो होता है उसमें यही होता है कि वो देखते समय बहुत अच्छा लगता है, उस समय आपको लगेगा कि यार कितना बढ़िया समझ में आ रहा है हमें, लेकिन वो तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा। रीजन क्या है? कि क्योंकि तुमने उसे अपने माइंड में रखा ही नहीं, ना बनाया तुमने कभी। देख लिया, हट गया, थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो चीज आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कैसे भी, जब आपका माइंड वैसे ही सेट हो जाता है, उसी तरह की चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आपको जब कोई सिचुएशन दी जाती है तो उसका डायग्राम आप अपने माइंड में बना लेते हैं, उस पूरी सिचुएशन को आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज को देखने की आदत डाल चुके हैं, तो माइंड में कोई एनिमेशन होगा ही नहीं, सारा एनिमेशन तो तुम्हारे मोबाइल में है। अब एग्जाम में मोबाइल मिलता नहीं, या कहीं पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको सोचना है, समझना है इस चीज को कैसे हमें करना है, तो वो चीज आपका दिमाग नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा चीजों को देखना, या बहुत ज्यादा एनिमेशन पर देखना कि एनिमेटेड है, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, वो सब बकवास चीजें होती। अगर लॉन्ग टाइम के लिए सोचो उस चीज को, तो तुम्हें उसका ड्रॉबैक समझ में आएगा। जैसे वीडियो से रिवीजन करना, कई बार बता चुके हैं, और कॉपी से रिवीजन करना, तुम दोनों को करके देख लो। जो वीडियो का रिवीजन है वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा, और जो कॉपी से आप जो नोट से रिवाइज करते हैं वो बहुत समय तक रुकता है। इवन नोट्स 4-5 बार अगर आप देख लो तो आपको याद हो जाता है कौन सी लाइन ऊपर लिखी थी, नीचे लिखी थी, दाएं लिखा था, बाएं लिखा था, सब याद हो जाता है। वीडियो में जा रहा है, हाँ जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है बस। और जब जब तुम सोचने बैठोगे तो सब चलते जाएगा, फिर रुकेगा कुछ नहीं। तो वहां यही प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है। तो आपको समरी टाइप से याद रहती है, लेकिन हर एक पॉइंट कौन सा कहां पर था, कैसे था, वो सब चीजें याद नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। इसीलिए जब जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इमेजिन जल्दी नहीं कर पाते, और जब इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो आप उसका डायग्राम नहीं बना पाते हैं। डायग्राम नहीं बनेगा तो फार्मूले नहीं अप्लाई होंगे। तो इसलिए जब इमेजिन करना सीख जाओगे, डायग्राम तुरंत बना लोगे, डायग्राम बना लोगे तो फार्मूले वगैरह फिर समझ में आने लगते हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो यहाँ पर इमेजिन ही करना है कि जैसे ये चीज ऐसे दिखाई गई, लेकिन ये वास्तव में ऐसे नहीं, इसको ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर कर दो, ऐसे, ठीक है। ये पूरा जितना ये इधर का पार्ट है, इसको ऐसे हम घुमा दें, इस प्लेन में कर दें, तो इस प्लेन में ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे कैसे भी कर्व पर मूव कर रहा है। तो यहां से इसका पोजीशन हो गया आर, और अगेन देखो इसके ऊपर क्रॉस बना दिया गया। मतलब आप यहां पर इमेजिन करो कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इस लोकेशन पर मान लिया है, तो उसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी ना, अंदर की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी। तो यहां पर वैसे कि ये ऐसे नहीं, बल्कि ये वेलोसिटी अंदर की तरफ दिखा दी गई, इनवर्ट, ठीक है। और ये मोमेंटम और वेलोसिटी, चूंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, P इज इक्वल टू होता है m इंटू v। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए यहां पर P, v लिख दिया गया है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सब कुछ वैसे ही। फिर जैसे उसमें क्या था, यहां पर फोर्स था, इसमें क्या आ गया, मोमेंटम या वेलोसिटी आ गई वहां पर, और इसी को हम लाइन ऑफ एक्शन बोल देंगे, लाइन ऑफ एक्शन। और ये आर हो गया, तो आर को आगे बढ़ा देंगे। अगर इमेजिन करो तो दोनों का टेल एक पास आ गया, तो टेल टू टेल जो एंगल होता है वही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और अगर हम इसी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाएं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये अगर थीटा है, ये आर है, तो ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा, जिसको हम लोग नाम दे देंगे आर परपेंडिकुलर। तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर सब कुछ वैसे ही जैसे पीछे वाले केस में पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं L इज इक्वल टू, उसमें क्या था, टॉर्क में R क्रॉस F, R क्रॉस F, तो यहां पर हो जाएगा R क्रॉस P, ठीक है, F की जगह पर P आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम है तो ये लीनियर मोमेंटम के साथ ऐसे रिलेट हो जाएगा। और P बराबर क्या होता है, mv, तो मास तो स्केलर है, तो मास को निकालकर हम रख लें यहां पर बाहर। तो यहां पर जैसे अगर हम mv रखेंगे, तो मास के साथ कोई क्रॉस प्रोडक्ट तो करना नहीं हो, तो स्केलर क्वांटिटी, तो उसको बाहर कर दिया, तो यहां क्या बचेगा, v। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं m r क्रॉस v।
सिंस P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, वो लिख दिया था ऊपर हालांकि। आर क्रॉस वी मतलब आर वी साइन थीटा या वी आर साइन थीटा, कुछ भी लिख दो आप। तो यहां पर वी आर साइन थीटा लिखा गया और आर साइन थीटा क्या है, आर परपेंडिकुलर। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, एम वी आर परपेंडिकुलर। दोनों ही अगर आप चाहें टॉर्क देखो और या फिर आप यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात करो, दोनों ही केसेस में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आर परपेंडिकुलर। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप कैसे निकालेंगे या वो आपको कैसे वहां देखनी, यही मेन पॉइंट है। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई तो फिर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने में दिक्कत नहीं होगी, m इंटू वी करना है और आर परपेंडिकुलर यहां पर रख देना है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने स्टार्ट किया ये एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, पहली बार आपने मतलब अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कहीं पर ये दोनों क्वांटिटीज नहीं आई थी, बट यहां से हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की है। तो आज थोड़ा बहुत समझ में हमें आया, थोड़ा सा डायग्राम में था तो आपको जैसे हमने बताया वैसे आप इमेजिन करना। लेकिन धीरे धीरे ये क्वांटिटीज बहुत जगह पर आएंगी और धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाएंगे कि मतलब हमें समझ में आ जाएगा कैसे हमें करना है। तो मेन बस आपको पॉइंट जो है, इसका जो फॉर्मूला या जो इसमें चीजें बताई गई उनको याद रखना है कि कैसे हमें यहाँ पर डायग्राम समझाया गया था और कैसे ये चीजें बताई गई। डायग्राम जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही आए, ये तो एक डायग्राम आपको लेकर समझाया गया है सिर्फ। ठीक है, चाहे ये हो चाहे इससे पहले वाला डायग्राम हो, मेन पॉइंट है इसे याद रखना कि इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में वो आर क्रॉस पी, और अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो एम वी आर परपेंडिकुलर, जिसमें मास और वेलोसिटी में कुछ याद नहीं करना, मेन क्या है, आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर आपके दिमाग में रखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन या जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा जिसके अबाउट या जिसको पॉइंट मानकर वो घूम रहा है या एक्सिस मानकर घूम रहा है, उस पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहां पर रखनी है। ठीक है, यही काम हमें दूसरे वाले केस में करना है, इसमें भी, कि जो भी वहां पर फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स दिया गया है, तो उस फोर्स को आगे पीछे उस लाइन को बढ़ाएंगे, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे, और यहां से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो यहां भी हो सकता है, वो आगे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो उस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है और उसे फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये पॉइंट याद करो, जैसे हमने भी समझाया वैसे आपको याद रखना है। फिर जब ये हमारे सामने आएगा क्वेश्चन के फॉर्म में तो हम अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल आपके सामने क्या आएगा, आर क्रॉस एफ, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं वो हमें पता ही कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी वही चीज लिख दी गई, आर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बाकी भी सारे पॉइंट वैसे ही हैं, जैसे आप देखो डायरेक्शन ऑफ एल इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। सीधी सी बात है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल ही अप्लाई करेंगे। अप्लाई करो, आर को ऑब्जर्व करो, क्या बताया गया था, राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करते समय सबसे पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करो, सिचुएशन को, कि आर पर फिंगर रखना है और पाम रखना है दूसरे वेक्टर यानी कि पी या वी जो भी वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, पी या वी की तरफ, दूसरा आपको जो पाम सेट करना है अपना तो वो उधर सेट करना है। तो अब आप देखो आर अपनी तरफ कर लो, कॉपी घुमा लो या जैसे भी हाथ घुमा सको, ठीक है, उसको घुमा लो। फिर आर पर आपको फिंगर रखनी है, ऐसे रखा आपने, और पाम रहेगा इनवर्ट, क्योंकि यहां वेलोसिटी अंदर की तरफ दिखाई गई है, पाम रहेगा इनवर्ट। तो अब आप फिंगर्स को टर्न करो, थंब कैसे जा रहा है, एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, यानी कि एल जो हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा जैसा आपको यहां पर दिखाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
L along the axis of rotation, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। L is perpendicular to R, P and V। ये चीज अभी हमने पीछे आपको समझाई थी कि ये एक ऐसा वेक्टर होगा या R क्रॉस P एक ऐसा वेक्टर होगा जो R और P दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे यहां पर जैसे टॉर्क को लिखा गया था, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P, तो वैसे यहां पर क्या होगा, L है तो L इज परपेंडिकुलर टू R, L इज परपेंडिकुलर टू P, L इज परपेंडिकुलर टू V, क्योंकि P और V तो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, क्योंकि P इक्वल टू mv होता ना, मास तो स्केलर क्वांटिटी, तो जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो चाहे हम L को कह दें परपेंडिकुलर टू P है या हम कह दें L इज परपेंडिकुलर टू V, तो जैसे वो क्वेश्चन हमने बताया था AIEEE में पूछा गया था, आप अगर देखें तो ये ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या है, L इज परपेंडिकुलर टू R, P एंड V, सो हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ही L डॉट R इज इक्वल टू 0 या फिर L डॉट P इज इक्वल टू 0 एंड L डॉट V इज इक्वल टू 0। मतलब L का R, P या V किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नोट कर लिया ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां पर ये दो डायग्राम दिखाए गए हैं, ये तो अभी हम बाद में बता देंगे क्यों लिखा गया। ये दो डायग्राम यहां पर देख रहे हैं आप, जिसमें दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मास m है, वेलोसिटी v है, मास m है, वेलोसिटी v है। किसका एंगुलर मोमेंटम, जैसे अगर इसको हम फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड, ये फर्स्ट है और ये यहां पर है सेकंड, तो किसका एंगुलर मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट रहेगा, मतलब किस केस में, पहले या दूसरे में, किस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट वाले में। देखने से नहीं होता है, किसका कांस्टेंट होगा, ऐसे देख रहे हैं उसको, शकल देख रहे हैं उसकी, दिमाग चलाओ दिमाग, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो हमें क्या पता, हम तो पढ़ते नहीं। अभी तो बताया कि इतना टाइम तुमको क्यों लगता है, तुम्हारे रेफ्लेक्स टाइम कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं पड़ा है। रेफ्लेक्स टाइम समझते हो ना, पढ़ चुके हैं पीछे हम लोग, हाँ, कि हम बोलते हैं उसके 10 घंटे बाद तुम्हारा रिएक्शन आता है, जो रिएक्शन है वो जल्दी आना चाहिए, रिफ्लेक्स टाइम छोटा करो अपना थोड़ा सा। यहां पर हमने क्या पूछा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी सोच लो, ये कौन ऐसे एक्टर कौन, दिलीप कुमार, ओ माय गॉड में वो था वो मिथुन हाँ, तो तुम वही बन जाते हो ऐसे बैठ के। MVR परपेंडिकुलर अभी पीछे तो पढ़ा है यार, इतना टाइम तुमको क्यों लगता है, MVR परपेंडिकुलर, तो यहां पर जो है दोनों केसेस में हमें वही सोचना है, MVR परपेंडिकुलर, मास और वेलोसिटी फिक्स है, मास और वेलोसिटी फिक्स है, इसका मतलब आपको क्या देखना है, R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर क्या होता है, पॉइंट जिसके अबाउट आपको देखना है, तो यहां पर हम ओरिजिन के अबाउट यहां पर देखने जा रहे हैं, क्योंकि यही हमारा रेफरेंस दिया गया, जब भी ये दिया जाता है तो रेफरेंस हम ओरिजिन लेते हैं। तो ओरिजिन से हमें लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब लाइन ऑफ एक्शन यहां पर क्या है, जिधर एक्शन हो रहा है, जैसे वेलोसिटी ऐसे है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। हमने कहा था उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं, जैसी जरूरत है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, लाइन ऑफ एक्शन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यही तो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू R परपेंडिकुलर होगी। अब आप सोचो, ये पार्टिकल आगे भागता चला जाएगा ऐसे ही, क्या R परपेंडिकुलर पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम x एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं तो क्या y एक्सिस में कोई चेंज आएगा? ग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यानी कि R परपेंडिकुलर पर कोई फर्क नहीं। तो अगर हम यहां पर लिखें L इज इक्वल टू MVR परपेंडिकुलर, तो क्या इसमें से कोई भी चीज चेंज हो रही है? नहीं, मास और वेलोसिटी उसने पहले दे दिया था और R परपेंडिकुलर में कोई चेंज हो नहीं रहा, इसका मतलब तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अगर हम L लिखेंगे, L इज इक्वल टू, तो हमें फिर से MVR परपेंडिकुलर रखना है। अब इस पे परपेंडिकुलर देखते हैं, तो यहां पर ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, इसी को आप आगे बढ़ा दो पीछे बढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन यहां पर हो गया, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
तो आपने ये परपेंडिकुलर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गया आर परपेंडिकुलर। अब आप सोचो कि अगर ये पार्टिकल भागता ऐसे ही जा रहा है सीधे ही, क्या इस लाइन पर, इस वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये जितना है उतना ही तो रहेगा, ये आगे भागता जा रहा है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर, जैसे अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर थोड़े होगा, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर थोड़े होगा। हमें किससे मतलब है? परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर तो एक ही आएगा ना पूरी लाइन पर, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो जो ये आगे के पार्ट्स ये दिखाए गए इनका कोई मतलब नहीं, इनसे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो हमें ये आर परपेंडिकुलर में दिख रहा है कि इस आर परपेंडिकुलर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि ये ऐसे जा रहा है पार्टिकल। तो इसका मतलब यहां पर जो L होगा वो एम वी आर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगेन इसमें से तीनों में से कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि पहले में भी कांस्टेंट और दूसरे में भी कांस्टेंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके यहां पूछा जा चुका है, तो आप यहां पर ध्यान रखो कि मैग्नीट्यूड अगर पूछा गया तो हम सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल कर भी। और अदरवाइज अगर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि किसमें कांस्टेंट होगा किसमें, स्टेटमेंट हमें बनाने, हम बना देंगे। दोनों में कांस्टेंट रहेगा, पहले में कांस्टेंट है दूसरे में नहीं है, दूसरे में कांस्टेंट है पहले में नहीं, या दोनों में ही कांस्टेंट नहीं। चार बन गए ना ऑप्शन। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड ये जो है L की वैल्यू वो कांस्टेंट है, ठीक। नोट कर लो वहीं पर थोड़ा सा। कंफ्यूजन कोई पूछ सकते हो, बता देंगे। अगर हम आपसे कहें कि यहां पर ये जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये है यहां पर x एक्सिस, ठीक है, और ये है y एक्सिस, तो आपको L की डायरेक्शन बतानी है क्या होगी। L की जो डायरेक्शन है, मतलब L वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। हमने क्या कहा था कि जब आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम आपको ये नहीं करना कि हाथ, बस जैसे डायरेक्शन पूछो हाथ आगे आ जाता है इनका, पहले दिमाग आगे आना चाहिए तुम्हारा। पहले दिमाग से सोचो कि डायरेक्शन निकालते समय आपको क्या करना है, आर ढूंढना है और पी ढूंढना है या वी ढूंढना है, ठीक है, और फिर आपको आर क्रॉस वी करना है, पहले ये दिमाग में लाओ। तो आपको अगर यहां पर जो बताया गया है इसमें जैसे आप आर की बजाय अगर आर परपेंडिकुलर पर भी हाथ रखोगे तो भी आपका सेम ही डायरेक्शन आएगा, वैसे ही आ जाता है, क्योंकि डायग्राम ऐसे आप करेंगे ना तब आपको वैसे ही डायरेक्शन मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें डायरेक्शन का बस सेंस पता करना होता है कि उसका सेंस क्या है। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि हम आर ढूंढे यहां पर, हालांकि वैसे भी कर सकते हैं। आर परपेंडिकुलर तुमने बना रखा है ना, तो चाहे आर पर फिंगर रखो चाहे आप आर परपेंडिकुलर पर रख लो, दोनों से सेम डायरेक्शन आएगी। तो हमारे पास यहाँ आर परपेंडिकुलर है, अगर आर रखेंगे तो इसी को वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे। से पार्टिकल यहां पर है तो ऐसे आप आर दिखा देंगे, यहां पर पार्टिकल ऐसे आर दिखा देंगे, आर पर फिंगर रखकर वी की तरफ टर्न कर देंगे आप। तो अगर हम यहां पर आर परपेंडिकुलर पर रखें तब भी वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए आप रखो यहां पर, क्या डायरेक्शन आएगी? गधों की तरह डायरेक्शन में बताओ, अपवर्ड डाउनवर्ड। एक्स और वाई एक्सिस है ना, तो आई जे और के भी कुछ चीज होती है, हाँ, तो उसके टर्म में बताओ। माइनस के प्लस के, माइनस के प्लस के कैसे आ जाएगा? जब आर पर फिंगर रखोगे, एक्स इधर है वाई इधर है तो जेड बाहर होगा ना, और अंदर की तरफ माइनस जेड। तो आर पर फिंगर रखेंगे और वी की तरफ टर्न करेंगे ऐसे, तो थंब कैसे जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड थंब जा रहा है। इनवर्ड का मतलब माइनस के कैप, बाहर की तरफ प्लस के और अंदर की तरफ माइनस के, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो माइनस के कैप में होगी। इसमें क्या होगा? अगेन वही रहेगा, क्योंकि जब आप आर पर फिंगर रखकर वी की तरफ टर्न करोगे, आर पर फिंगर रखा वी की तरफ टर्न किया, थंब कैसे जा रहा है? इनवर्ड। यानी कि यहां पर अगर हम एल की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस के कैप। तो दोनों ही में माइनस के कैप होगा। तो अब अगर हमें इसे क्वेश्चन के फॉर्म में डेवलप करना होता, मान लिया कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में डेवलप करना होता या सिंगल, तो ये हटा देते, इसको ले लेते हम, और यहां पर हम लिखते एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। सब में हम यही लिख देते, एक में लिख देते आई कैप, एक में लिखते जे कैप, एक में लिखते माइनस के कैप, एक में लिख देते प्लस के कैप। चार ऑप्शन बन गए, और सब में लिख देते mvr परपेंडिकुलर।
अब MVR परपेंडिकुलर या MVR की वैल्यू तो सेम, मान लिया R परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ भी ले लिया, A B X Y Z, तो मान लिया A ले लिया तो यहाँ MV इंटू A लिख देते, लेकिन सब में MV इंटू A ही लिखा होता, तो क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कौन करता? डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन सही से निकाल पाए तो आपका आंसर सही होगा, वरना MVA तो सब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका समझ गए, जैसे भी पीछे देखा था उससे ये आसान था डायग्राम, उसमें 3 डायमेंशन था, इसमें 2 डायमेंशन में हमें डिसाइड करना था। R पर फिंगर रखा, कॉपी पर आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, और ऐसे टर्न करेंगे, थंब कैसे जा रहा है? इनवर्ड, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन निकालते समय सबसे पहले आपको थिंक करना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। मतलब डायरेक्शन निकालते समय ये नहीं कि पहले आप हाथ पहले सीधे सामने ले आए और जैसे हाथ रखना शुरू करते फिर गड़बड़ हो जाता सब। पहले चुपचाप हाथ अपना अपने पास रखो और आप अपना सोचो, थिंक करो कि आप करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा वेक्टर चाहिए और कौन कौन से वेक्टर वहां पर डिसाइड करेंगे वो सब थिंक कर लो, ऑब्जर्व कर लो डायग्राम में, फिर आप देखो वहां पर क्या करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखें तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सारे फॉर्मूले जो भी यहां पर लिखे गए इनका जो डेरिवेशन वगैरह है वो सब यहां कुछ नहीं बताएंगे, यहां पर हमें कोई उसकी जरूरत भी नहीं है, हमने सिर्फ ये फॉर्मूले लिख दिए हैं क्योंकि इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यहाँ, तो इनका वेक्टर फॉर्म आप अभी से याद कर लो। बाकी जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो भी वो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी और वहां पर हम लोग इसको प्रॉपर वे में डेरिवेशन भी इसका देखेंगे, इससे रिलेटेड और भी चीजें देखेंगे। अभी सिर्फ आप इसको याद कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आएगा, आपको पता है, जैसे मान लिया ये V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R वाला केस है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आप कभी भी जैसे कुछ बुक्स वगैरह होती है ना जिसमें तमाम सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, आपके यहाँ भी पूछा गया है, पहले CPMT होता था उसमें पूछा गया, ओमेगा दे दिया, R दे दिया गया, कहा V बताओ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ओमेगा क्रॉस R ही तो करना है आपको। तो ये फॉर्मूला गलत भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि नॉर्मली हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करते हैं और मैग्नीट्यूड में हम रट लेते हैं V इक्वल टू R ओमेगा, R ओमेगा रटा हुआ होता है ना फ्लो में, तो यहां पर होता क्या है? ओमेगा क्रॉस R, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, ठीक है, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्चुअल में जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन में ये प्रॉपर्टीज आती हैं कि जैसे जो पार्टिकल है वो अगर ऐसे घूम रहा है सर्किल में, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से V, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, और ये जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है R, जो सेंटर पर टेल रहेगा और पॉइंट जो हेड रहता है वो पार्टिकल की तरफ जो मूव कर रहा है, और जो भी यहाँ पर ओमेगा होता है वो इस, जैसे ऐसे बॉडी रोटेट कर रही तो एक्सेल वेक्टर का निकालना है आपको डायरेक्शन, ऐसे आप फिंगर्स को टर्न करेंगे, थंब जाएगा आउटवर्ड, यानी कि ओमेगा को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर डॉट से। ये हो गया यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो होता है यहाँ पर, वो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कैसे होता है? टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि अगर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की बात करें वो AC ऐसे हो जाएगा इनवर्ड। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होता है वो टेंजेंट के लॉन्ग होता है, AT ऐसे होता है। कुछ भी अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब ऐसे हमने ऐसे रफली आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी ये डिटेल में जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है इतना, तो आपको बस एक क्वांटिटीज हमें बताना था, तो मैंने इस डायग्राम को बना दिया कि ओमेगा क्या है, R क्या है पोजीशन वेक्टर, V क्या है वेलोसिटी वेक्टर, AT क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग, और जो AC है वो सेंटीपिटल टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन हो गया। बाकी अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी एक्सेल वेक्टर होता है, एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो इनका जो रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, AT इक्वल टू अल्फा क्रॉस R एंड AC इक्वल टू ओमेगा क्रॉस V। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको अचानक से कि यहाँ पर जो सिचुएशन आपको दी गई है इसमें कभी कभी ये आता है दिमाग में कि यार V इज इक्वल टू, ये तो याद आ गया, जैसे कंफ्यूजन तो हम समझा चुके ना, एक होता है पूरा साफ हो जाना, एक होता है याद तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R था या R क्रॉस ओमेगा। तो अगर आप इन तीनों डायग्राम को देखो तो इसमें एक आपको सीक्वेंस दिख रहा है कि जो V, AT या AC है वो लीनियर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप V देखो या आप AC देखो या AT देखो या R देखो, ये लीनियर वेक्टर्स हैं, और जो ओमेगा है ये एक्सियल वेक्टर होता है, चाहे ओमेगा वो एक्सियल वेक्टर होगा, एक्सिस के लॉन्ग अल्फा वो एक्सियल वेक्टर होगा। तो आप देखो यहाँ पर लीनियर, फिर एक्सियल और फिर लीनियर, लीनियर एक्सियल और फिर लीनियर, सभी में वही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपके दिमाग में ये चीज है और कंफ्यूजन हुआ
तो कंफ्यूजन में कुछ भी अगर बैकअप में है तो वो चीज हम रिकवर कर लेते हैं। जैसे हमें कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, अब हमने सोचा कुछ और दिमाग में, तो हमें दिमाग में आ गया कि कुछ था लीनियर एक्सियल, लीनियर मतलब कंटिन्यूअस में नहीं था, कुछ अल्टरनेट कंडीशन थी। तो हमने देखा यहाँ पर लीनियर और फिर क्या आ गया, लीनियर, दोनों लीनियर वेक्टर है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि लीनियर के बाद लीनियर नहीं था, अल्टरनेट था। तो अगर आप अपने समझने के लिए, याद रखने के लिए लिखना चाहते हैं, तो इस वाले सेक्शन की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो कैसी हैं, लीनियर, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है इसकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो कैसी हैं, एक्सियल। और फिर जो तीसरा सेक्शन है उसमें जो क्वांटिटीज हैं वो कैसी हैं, लीनियर। तो ऐसे आप थोड़ा सा लिख लो वहां पर, तो आपको ध्यान रहेगा, लीनियर, एक्सियल एंड लीनियर। बाकी जो भी चीजें होती हैं वो सब लिख दी गई हैं नीचे। हालांकि पूरा सेक्शन हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जस्ट आप ये वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसका सीक्वेंस आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि सीक्वेंस भूल गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा ये पूरा था हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस पर हम लोग पहले करेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, आपसे पूछा है उसने यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स 2i plus 2j minus k cap and 6i minus 3j plus 2k cap। तो आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर बताना है जो कि परपेंडिकुलर है इन वेक्टर्स के, इन दोनों वेक्टर्स के। तो सबसे पहले ये सोचो कि ऐसा वेक्टर जो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले तो हमें यही सोचना पड़ेगा ना, यूनिट वेक्टर तो आसान है, कोई भी वेक्टर आपको पता चल जाए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उसको, क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो आपको वो वेक्टर पहले पता होना चाहिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी। यानी कि अगर हम एक वेक्टर को A मान लें, दूसरे वेक्टर को हम B मान लें, तो हम A क्रॉस B निकालेंगे और वो A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर आएगा, तीसरा वेक्टर वो बनेगा ना, ये दोनों वेक्टर्स के अलावा तीसरा बन जाएगा वेक्टर। तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन आपको वो वेक्टर कैसा चाहिए, यूनिट वेक्टर। आप क्या करेंगे, वो जो वेक्टर मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड से उसको, बस वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो हम लोग यहां पर जैसे अज्यूम कर लेते हैं A इज इक्वल टू 2i प्लस 2j एंड माइनस k कैप, और B जो हो जाएगा वो है 6i माइनस 3j एंड प्लस 2k कैप। A क्रॉस B आप निकालेंगे पहले, अब जैसे आपने यहाँ पर इतना काम कर लिया, इतने काम में तो हमें कुछ सोचना समझना रहता नहीं, बस जस्ट हमने ए बी लिखा, उसके बाद ए क्रॉस बी लिखा, आई जे के लिखा, उसके नीचे उनके मल्टीपल्स लिख दिए, 2 2 -1 और इसमें 6 -3 एंड 2 था। और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 ब्रैकेट बनाए, आई जे और के, और सीक्वेंस कैसा है, प्लस माइनस और प्लस का। अब हमें यहाँ पर इसका मल्टीपल लिखना है। तो आपको क्या बताया गया था, जब आई का लिखेंगे तो आई वाले को मान लो कि ये है ही नहीं, तो आपको ये मिलेगा ना, यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो हम सीधे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 4। तो हमने कहा था पहले लिखना 4 और तुरंत साइन लगा देना माइनस का। अब उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा, -3 -1 क्या हो जाएगा, +3 होगा ना। तो जब आप यहां पर +3 रखेंगे तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। इसी तरह से दूसरे में जाओ, दूसरे में जे का रखना है तो जे वाले को भूल जाओ आप, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब यहां पर फिर आपको 4 नंबर दिखेंगे, तो पहले कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 2 and 2 4। तो आपने यहां लिखा 4 और तुरंत माइनस साइन लगा दिया आपने। अब उसके बाद 6 और -1 क्या होगा, -6, ये दोनों का प्रोडक्ट -6। तो जैसे यहां -6 रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वो गलती नहीं होगी, वो साइन छूटने वाली। और फिर क्या है, के
तो k में जब आप देखेंगे तो इसके क्लोज करेंगे तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये पहले हो जाएगा -3 इंटू 2 -6, तुरंत माइनस साइन लगाया और फिर 6 इंटू 2 12। नोट कर लेना इतना। अब ये तो हो गया a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b की वैल्यू आ गई i माइनस 10j माइनस 18 k कैप। लेकिन ये एक ऐसा वेक्टर है जो a और b के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें चाहिए एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर भी हो। तो यूनिट वेक्टर के लिए उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं कि आपको यहीं से आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना, लेकिन ऊपर तो कोई चेंज है। तो ऐसा देख लो कि क्या ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर मिल रहा है आपको, i माइनस 10j एंड माइनस, लेकिन ये भी चेक कर लेना किसी दूसरे में नहीं होना चाहिए, तो किसी और में नहीं, यानी कि आएगा यही। हमें आगे मैग्नीट्यूड निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही यहां पर, लेकिन हम यहां पर निकाल कर देख लेंगे। मान लिया इसके साथ में किसी और में वो कर देता है ऐसा, ठीक है, नीचे की संख्या भी बदल देता, तो आपको यहां पर फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता। बट यहां जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि नीचे तो सब में एक ही जैसी चीज दी गई, तो आपको बस ऊपर वाले से डिसाइड कर लेना था, तो वो यहीं से आ गया। तो हम लोग यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। a क्रॉस b 1, 10 एंड 18, तो 1 हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 18 का 324। देखो यहां पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन जब भी आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंदर सब कहीं प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा कहीं। रीजन क्या है कि जब आप यहां लिखते हैं तो स्क्वायर करते हैं ना, तो अगर -10 है तो भी उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो भी प्लस रहता, तो यहां पर हमेशा प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 425, 425 आ जाएगा। अब 425 को वैसे तो ऑप्शन हमने पहले टिक कर लिया ना, लेकिन अगर बाई चांस आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं। 425, यहाँ 5 लिखा, फिर आपने यहाँ लिखा 70, यानी कि हम 425 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 70। ये तो सब आता होगा ना थोड़ा, यहाँ पर बस डिवाइड करना होता है ना। 425 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 85, फिर 85 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17, 17। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो 5, 5 एंड 17, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 5, 5, 17 होगा तो 5 आ जाएगा बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, 5 रूट 17। तो जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, हम ये लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, A क्रॉस B डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A क्रॉस B। क्या था, I माइनस 10j माइनस 18। ठीक, अब आप सोचो कि इतना जो ये कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है, तो ये कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग का आंसर आ चुका था, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। पता लगा वहीं से आंसर आ रहा है और बैठ के आप इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट ही तो हुआ वहां पर। तो आप हमेशा हर चीज पर ध्यान रखो, जो जो चीजें बताई जा रही हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसका ऑप्शन जब देख रहे हैं तो आप पहले जैसे आप निकाल रहे हैं तो ऑप्शन भी एक बार देख लो किस तरह के ऑप्शंस दिए गए। तो कई बार ये होता है ना कि आधे में ही समझ में आ जाता है कि यही वाला आंसर सही होगा। आप लोगों के यहाँ कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आपके सामने आएंगे आगे, जिसमें दो दो चीजें उसने पूछी, ये भी बताओ ये भी बताओ। ऑप्शन में ए जैसे पहला ऑप्शन दिया तो उसमें दो चीजें पूछी तो कॉमा करके लिख दिया, ये वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू ये होगी। लेकिन आपके यहाँ जो भी ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया कि बस एक ही वैल्यू निकाल के हमें आंसर पता चल जाता है, दूसरे पर हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जाम में ये चीजें बहुत टाइम आपका बचा देती हैं।
तो हमेशा ऑप्शन पर भी नजर रखो कि क्या हमें आगे जरूरत है। जैसे यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें लगा कि आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यही आंसर होगा, बाकी किसी में वो चीज आ ही नहीं रही, सीधे उसी को उठाकर टिक कर दो। नोट कर लो जल्दी, ये नोट कर लिया था आपने, जरा नोट कर। तो चलिए आज फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया। थोड़ा सा इसे पढ़ लेना जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो चीजें बताई गई हैं, और बाकी नेक्स्ट टर्न पे अब जो भी है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसके अलावा इसके क्वेश्चंस हम लोगों को करने रहेंगे।